वन ऑफ जो RPCS। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ में घटना चक्र बुक्स को, और इसमें सबसे पहले अभी हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। तो अभी मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस, उससे पहले जो थोड़ा कंटेंट दिया है उसको देख लेते हैं। और इसमें भी ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है, रिवीजन वीडियो है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्विकली जो क्वेश्चन है उसको देखते चलेंगे, और थोड़ा जो ऊपर फैक्ट दे रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि जो फैक्ट्स है वो एक बार रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले मक्का कहाँ सिचुएटेड है? सऊदी अरबिया में है। इस्लाम के प्रोपाउंडर कौन हैं? तो वो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, और इनका जन्म हुआ है 570 AD में। BC नहीं है, ये AD है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है 570 AD में। और चूँकि इनका जन्म मक्का में हुआ था तो इसलिए रिलीजियस पिलग्रिमेज हो जाता है इस्लामिक फॉलोअर्स के लिए, और इनका डेथ हुआ है, ही डाइड इन 632 AD। तो ये प्रोपाउंडर ऑफ इस्लाम है हज़रत मोहम्मद साहब। उसके बाद ऋग्वेद मेंशन करता है भारत को एज अ ट्राइब या पीपल। और ये जो नाम इंडिया का पड़ा है भारत या भारतवर्ष, ये कैसे पड़ा? तो ये संस्कृत टेक्स्ट में था, विष्णु पुराण में। और कंट्री का जो नेम है वो दुष्यंत के सन भरत के नाम पे पड़ा है। दुष्यंत के सन भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा है। और ये किधर मेंशन है? तो संस्कृत टेक्स्ट विष्णु पुराण में मेंशन, संस्कृत टेक्स्ट विष्णु पुराण में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द कंट्री इज नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ ऋषभनाथ एल्डेस्ट सन भारत। तो कुछ स्कॉलर का ये भी कहना है कि देश का नाम ऋषभनाथ जो हैं उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम था भारत, उनके नाम पे पड़ा है। ईरानियन जो होते हैं, ईरान या पर्सिया के जो लोग थे, वो इंडिया को हिंदुस्तान कह के बुलाते थे। और ग्रीक्स जो हैं वो इंडिया को इंडस जो रिवर है उससे ये नेम डिराइव किया गया था। तो ग्रीक्स जो है वो इंडिया बोलते थे, और जो ईरान के लोग थे वो हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान। तो ईरानियन यानी कि पर्सियन जो भी थे वो हिंदुस्तान बोलते थे, और जो ग्रीक्स थे वो बोलते थे इंडिया। With respect to the people of India, हिंद भारत, द वर्ड हिंदू वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ईरानियन और पर्सियन। तो इंडिया के लोगों के लिए जो हिंदू वर्ड है वो सबसे पहले ईरानियन या पर्सियन लोग यूज़ किए। इसके बाद आता है मुस्लिम इन्वेजन के बारे में। तो सबसे पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन किसका था? तो 712 AD 712 AD में हुआ है, और वो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब का इन्वेडर है, और इसी के लीडरशिप में सबसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ है 712 AD में। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर बिफोर 712 AD a campaign was undertaken to India under the leadership of Ubaidullah, but he was defeated and killed in the encounter. After a great struggle, Arabians conquered Sindh in 712 AD, and Sindh was ruled by Dahir at that time. According to Persian text Chachnama, we came to know about the conquest of Sindh by Arabian. तो बेसिकली यही है, उबैदुल्ला के लीडरशिप में एक बार हुआ था पहले 712 से पहले, लेकिन उस समय इंडिया के जो भी रूलर थे वो हरा दिए थे उसको, ही वॉज डिफिटेड, और उसको मार भी दिया गया था। लेकिन अरब का जो सबसे पहला कनकर किए वो सबसे पहले सिंध को किए, और 712 AD में हुआ था ये। उस समय सिंध के रूलर का नाम था दाहिर, किंग दाहिर उस समय सिंध को रूल कर रहे थे। और पर्सियन टेक्स्ट है चचनामा, इसी से इसके बारे में पता चलता है कि सबसे पहले इंडिया पे जो है सिंध पे किसका आक्रमण था? तो अरबियंस का। तो ये हो गया फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन के बारे में। इसमें एक पॉइंट है, ईयर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मुस्लिम इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग स्कॉलर्स। According to V.D. Mahajan, it is dated about 711 AD, whereas according to Harish Chandra Verma, it took place in 712. तो ध्यान रखेंगे कि एक यहाँ पे डिस्प्यूट है छोटा सा। कुछ लोग क्या, मतलब जो V.D. महाजन है इनके बुक में 711 लिखा है, और हरीश चंद्र वर्मा के बुक में 712 लिखा है। आफ्टर दैट द फाउंडर ऑफ गजनविड एम्पायर। अभी ये तो हो गया अरब वाले का। अब इसके बाद ये महमूद गजनी का यहाँ पे देखना है। तो गजनवी एम्पायर जो है, गजनी एम्पायर जिसको बोलते हैं, गजनविड एम्पायर, इसके फाउंडर का नाम है अल्पतगीन। और जो गजनविड डायनेस्टी है इसको यमीनी डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है, यमीनी डायनेस्टी। ये शायद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। तो यमीनी डायनेस्टी के नाम से किसको बुलाते हैं? तो गजनवी डायनेस्टी को, ठीक है, गजनवी डायनेस्टी। अल्पतगीन जो है ये गजनी को अपना कैपिटल बनाया, अल्पतगीन फाउंडर यही है तो कैपिटल भी यही बनाएगा। 998 AD में महमूद बिकेम द रूलर ऑफ गजनी। अकॉर्डिंग टू हर सर हेनरी एलियट, महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। तो ये जो महमूद गजनी है यही तो फेमस है, इंडिया में यही इन्वेट किया सबसे ज़्यादा टाइम। तो ये जब रूलर बना गजनी का, तो ये 998 में बना है, और ये इंडिया को कितने बार अटैक किया है? तो 17 बार अटैक किया है इंडिया पे। महमूद गजनी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमदेव वन। ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि सोमनाथ मंदिर को ये लूट करके पूरा ले गया था,
तो किसके रेन में ले गया था, तो भीमदेव वन तब रूलर थे सोमनाथ गुजरात में। भीमदेव वन रूलर थे और ये मतलब 17 बार अटैक किया है, तो 1022 से लेकर 1063 इस ड्यूरेशन में ये 17 बार इंडिया पे अटैक किया है महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को काफ़ी लूट उक के ले गया और उस समय भीमदेव वन रूल कर रहे थे। सॉरी, भीमदेव वन का ये रूलिंग पीरियड का टाइम है 1022 टू 1063 और इसी ड्यूरेशन में सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया गया था और महमूद जो है इंडिया को 17 टाइम्स अटैक इन्वेड किया। महमूद गजनी के बारे में ये नेक्स्ट ये भी है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेडेड चंदेलाज इन 1019 टू 1020 तो चंदेला जो हैं रूलर्स थे उनको भी ये अटैक किया था। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी वाज विद्याधर हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी को जब महमूद गजनी अटैक किया था तो उस समय चंदेला डायनेस्टी के रूलर कौन थे, तो विद्याधर चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे जब महमूद गजनी जो है उन पर अटैक किया और ये काफ़ी पावरफुल रूलर थे। He was a Hindu ruler who had successfully resisted Muslim invasions between 1000 to 1027 AD. Mahmud Ghazni attacked India 17 times. Okay, तो ये बेसिकली इस ड्यूरेशन में इंडिया पे 17 बार अटैक किया है। कब से कब तक, तो 1000 से लेकर 1027 27 साल में ये 17 बार ये आदमी जो है इंडिया पे ही अटैक कर रहा है। काफ़ी सोने की चिड़िया थी इंडिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से सब लूट के ले जाना था इसको। तो महमूद गजनी जो है इंडिया को 17 बार अटैक किया है। ड्यूरेशन कब से कब तक है, तो 1000 से लेकर 1027 AD तक, इतने ड्यूरेशन के बीच में इसका काफ़ी बार अटैक रहा है। इसका मोटिव इंडिया में अपना कुछ मुस्लिम इस्टेब्लिश करना नहीं था कि मुस्लिम रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दें। इज मोटिव वॉज नॉट टू इस्टेब्लिश ए स्टेबल मुस्लिम रूल इन इंडिया, बट इसका बस यही था कि प्लंडर करना है यहाँ से मटेरियल जो भी यहाँ है इंडिया के पास सब कुछ उठा करके लेकर के जाएँ हम वहीं अपना गजनी में ही लगा लें। तो यही चीज़ है, इसको बेसिकली इंडिया में अपना मुस्लिम रूल, अभी आगे देखेंगे ना हम कि जैसे मुग़ल आएंगे तो उनको इंडिया में अपना मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करना था। फिर जब दिल्ली सल्तनत जब शुरू हो जाता है, दिल्ली में जब क्या बोलते हैं इसको, तुगलक डायनेस्टी है, फिर गुलाम डायनेस्टी है, ये सब जब स्टार्ट होगा तो ये लोग इंडिया में रूल कर रहे हैं, बेसिकली मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन इसको ऐसा कुछ ये नहीं था, इसको बस इंडिया से अपना सामान लेकर के जाना है। हाँ, फिर अभी बगदाद के जो खलीफा हैं उस समय जो थे अल कादिर बिल्ला, इन्होंने ये महमूद गजनी को गजनवी, महमूद गजनी या महमूद गजनवी दोनों एक ही है, इसको यमीनुद्दौला का टाइटल दिया था या फिर आमीन उल मिल्ला। ठीक है, अब भले ही कैसा भी आदमी हो इसको, लेकिन टाइटल वाइटल उपाधि तो मिलता ही रहता है ना, तो इसको यमीनुद्दौला का जो टाइटल है ये इसी को मिला था। यमीनी डायनेस्टी का है भी यमीनुद्दौला या फिर अमीन उल मिल्ला, ये टाइटल किसको मिला है, तो महमूद गजनवी को। ठीक है, कौन दिए, तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला जो है इसको यमीनुद्दौला या फिर अमीन उल मिल्ला का टाइटल दिए थे। उसके बाद है महमूद गजनवी पैट्रोनाइज्ड पर्सियन लर्निंग, रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट अलॉन्ग विद द फेमस स्कॉलर्स इन गजनी एट दैट टाइम। तो अभी ये थोड़ा जो भी पर्सियन लर्निंग है इसको ये अपने दरबार में, पर्सियन जो थे बड़े बड़े कवि या फिर स्कॉलर्स, उनको अपने दरबार में रखता था, पैट्रोनाइज करता था बेसिकली, और साथ में आर्टिस्ट को, स्कॉलर को, सबको अपने दरबार में गजनी में अपने वहाँ रखता था। इसमें कुछ फेमस नाम है। उत्बी कौन है, तो इसके कोर्ट हिस्टोरियन है। उत्बी वाज कोर्ट हिस्टोरियन। ही रोट टेक्स्ट लाइक अल किताब अल यमीनी और तारीख यमीनी। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये एक किताब अल हिंद अलग है, लेकिन यहाँ पे ये उत्बी का बुक है, नाम है अल किताब अल यमीनी और तारीख यमीनी। तो ये कुछ यमीनी टाइप का, ऑब्वियसली बात है, यमीनी किंगडम ही इनका है, गजनी लोगों का, यमीनी इनको ही बोला जाता था, और इसके हिस्टोरियन कौन है, तो उत्बी है। तो ये इनका ही हिस्ट्री लिखेंगे, तो कुछ अल किताब अल यमीनी मीन्स कि यमीनी के लोगों का कुछ बुक ऐसे ध्यान रखेंगे, या फिर तारीख यमीनी के तारीख में जो काम हो रहा है उसके बारे में कौन बताएगा, तो उसका जो कोर्ट हिस्टोरियन है और वो कौन है, तो उत्बी। इसके अलावा और कौन कौन है, तो अल बिरूनी बैहाकी जो कि तारीख सुबुक्तगीन के राइटर है, वो भी है। तो ये अल बिरूनी भी इंपॉर्टेंट नेम है, ये सबसे पहली बार किताब अल हिंद शायद इनका ही बुक है, आगे भी आएगा किताब अल हिंद। और पर्सियन पोइट उजारी, उनसूरी, असजादी, फ़रूखी, तो ये फ़रूखी, ये भी फ़रूखी का भी इंपॉर्टेंट आता है अभी आगे क्वेश्चंस में। तो ये सब जो है इसके दरबार में है, किसके, तो महमूद गजनवी के। द ऑथर ऑफ शाहनामा इज़ फिरदौसी। ओके, शाहनामा के राइटर जो है उनका नाम है फिरदौसी, ऑथर ऑफ शाहनामा फिरदौसी है। ही वॉज ए फेमस कोर्ट पोइट ऑफ महमूद गजनवी। ही अर्न द टाइटल ऑफ होमर ऑफ द ईस्ट। फरिश्ता रोड बुक लाइक तारीख है फरिश्ता, ऑल्सो नोन एज गुलशन इब्राहिमी। हिज फुल नेम वाज मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तरबादी फरिश्ता। तो अभी फरिश्ता का फुल नेम बहुत लंबा चौड़ा है, क्या नाम है, तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तरबादी फरिश्ता, बाप रे। और इसके बुक का क्या नाम है, तो गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, इसके अलावा एक और है तारीख फरिश्ता, ये भी इनका ही बुक है।
हिज बुक तारीख फरिश्ता डेडिकेटेड टू द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू। तो ये जो बीजापुर गुजरात के जो रूलर है उनके लिए एक बुक लिखा था, उसका नाम था तारीख फरिश्ता। तो ये जो तारीख फरिश्ता है ये बीजापुर के रूलर के लिए बुक था। इन 11th century अल बिरूनी केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि अल बरूनी किसके साथ इंडिया आए थे। तो अल बरूनी जो है वो इंडिया आए थे किसके साथ, तो महमूद गजनवी के साथ। और यहाँ पे एक बुक उन्होंने लिखा है किताब अल हिंद। ये इंडिया के सोशल और कल्चरल कंडीशन के बारे में है, जो उस वक्त का जो इंडिया था उसके बारे में वो एक्सप्लेन करके लिखे थे। किताब अल हिंद इनका ही बुक है, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखे थे। और ये राइटर कौन है इसके, तो अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ आए, तो महमूद गजनवी के साथ आए थे इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किताब अल हिंद भी इनका ही बुक है, वेरी फेमस बुक। अल बरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानाज। ओके, तो इसके अलावा अल बरूनी जो है ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने पुरानों को स्टडी किया है। और इनका जन्म जो है 973 AD में हुआ है। तो अल बरूनी जो है फर्स्ट मुस्लिम है जो पुरानों को स्टडी किए थे। और इनके बारे में 973 AD में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 973 AD में। और ये खिवा, जो कि पहले ख्वारिज़म के नाम से जो जगह था फेमस था, तो वहीं के ये रहने वाले थे। खिवा यानी कि ख्वारिज़म। अल बरूनी 973 AD खिवा ख्वारिज़म के रहने वाले हैं। फर्स्ट मुस्लिम है जिन्होंने पुरानों को स्टडी किया है। और इसके अलावा इनका काफ़ी फेमस बुक है किताब अल हिंद, जिसको कि ये लिखे हैं और जिसमें इंडिया के उस समय के इंडिया के सोशल और कल्चरल कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया आए थे महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी वॉज नॉट ओनली ए हिस्टोरियन, हिज नॉलेज एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड थियोलॉजी। इसके अलावा ये संस्कृत पढ़े थे, इंक्लूडिंग मेनी लिटरेरी वर्क्स ऑफ ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराह मिहिर एंड आउटलाइन स्पेशली और आउटलाइन स्पेशली। तो यही है कि बेसिकली ये इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ उधर का ही नॉलेज है, फ़ारसी, पर्शियन, ये सभी। इसके अलावा इनको संस्कृत का भी नॉलेज है और इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में है, ज्योग्राफी में है, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन, थियोलॉजी। इसके अलावा ये ब्रह्मगुप्त का भी बुक पढ़े, बालभद्र का, वराह मिहिर, सबके बुक्स पर ये स्टडी किए थे। अल बरूनी रोट तहकीक हिंद इन अरबिक लैंग्वेज। तो ये इनका एक और बुक है तहकीक हिंद, ये भी लिखे हैं कौन, तो अल बरूनी, और ये अरबिक लैंग्वेज में। तो अभी तक अल बरूनी का 2 बुक हो गया। अल बरूनी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एक तो किताब अल हिंद है और दूसरा तहकीक हिंद है। किताब अल हिंद और तहकीक हिंद दोनों ही अल बरूनी की बुक है। ओके, उसके बाद एडवर्ड सकाउ ट्रांसलेटेड दिस टेक्स्ट फ्रॉम अरेबिक इनटू English language. It was translated into Hindi by Rajnikant Sharma. Mahmud Ghaznavi introduced silver coins with Sanskrit legend. The two sides of the silver coin were marked with the legend in 2 different languages. The legend on the upper side was inscribed in the Arabic language and the other side was inscribed in the Sanskrit language, Sharda script. Okay, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, संस्कृत लैंग्वेज और शारदा स्क्रिप्ट। तो ये जो कॉइन्स वगैरह बनवाया था महमूद गजनवी, ये सिल्वर का बनवाया और इसमें संस्कृत का भी कुछ लिखवाया। तो वही है कि जो अपर साइड में था वो अरेबिक लैंग्वेज में था और जो दूसरे साइड में था वो संस्कृत लैंग्वेज में था। और संस्कृत लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट यानी कि लिपि कौन सा, तो शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है। इन द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉइन वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार नृपति महमूद। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार नृपति महमूद, ये कुछ वो वहाँ लिखवाया था। घुरीद रूलर ऑफ द घोर। अभी ये सबसे पहले हम देखें किसका, तो मोहम्मद बिन कासिम का था इन्वेजन 712 में। उसके बाद है गजनी वाले का, गजनी पूरे किंगडम का, तो उसमें अल्पतगीन ये सब तो वही है, गजनविड एम्पायर। उसके बाद ये जो महमूद गजनी है ये अटैक किया इंडिया पे और उसके बारे में कुछ है। इसके बाद आता है गुरीद यानी कि जो गौर है उनके बारे में। तो गुरीद रूलर फ्रॉम गौर, ये अभी के अफगानिस्तान में गौर जो जगह है वो है, नाम है सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो करते हैं वो, ये सबसे पहले इंडिया को कब अटैक किया है, तो 1175 में अटैक किया है। और 1178 में मोहम्मद गौरी इन्वेडेड गुजरात, यही सेम आदमी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये गुजरात को 1178 में अटैक किया। और बट मूलराज टू और भीमदेव टू अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज क्वालिफाइड एंड करेजियस विडोड मदर नायिका देवी फॉट एंड डिफीटेड गौरी नियर माउंट आबू। तो ये मोहम्मद गौरी जो है सबसे पहले इंडिया को 1175 में अटैक किया और उसके बाद गुजरात में अटैक किया है 1178 में। 3 साल बाद यानी कि 1175 में इंडिया को और 1178 में गुजरात को अटैक किया। लेकिन जो उस समय गुजरात के जो रूलर थे मूलराज टू या भीमदेव टू, वो अपने उनकी मदर थी, विडो थी, लेकिन वो उनके अंडर में ही काफ़ी करेज दिखा करके उसको
फाइट किए और फिर मोहम्मद गोरी को हरा दिए। कहाँ? तो माउंट आबू के पास। इट वॉज द फर्स्ट डिफीट ऑफ गोरी इन इंडिया। तो ये पहला हार है गोरी का, मोहम्मद गोरी का, इंडिया में। उसके बाद 1191 एडी में आता है पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट। तो 1191 ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का डेट है, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई होती है इसकी। तो पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ है? तो 1191 में हुआ है। इसको याद रखना ईजी है क्योंकि 1191 है और 1192 में सेकेंड है। तो फर्स्ट है 1191 में, वन वाला फर्स्ट है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है। 1192 में फिर से होता है मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है कि एक्चुअली मोहम्मद गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और फिर उसके बाद मुस्लिम पावर इंडिया में वो अपना यहाँ पे नींव रखता है कि अभी यहाँ से मुस्लिम पावर स्टार्ट हो जाएगा। गोरीज अलर्टनेस एंड स्किल बैटल टेक्निक्स वेर द मेन फैक्टर्स इन द विक्ट्री। तो काफ़ी अलर्ट होकर के लड़ाई किया था ये, और मतलब स्किलफुल बैटल टेक्निक्स है इसके पास, जिसके कारण मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से जीत गया इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 में हुआ था। फर्स्ट कब हुआ है? तो 1191 में। ओके, तो अब इसके बाद इंडिया में मुस्लिम रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पृथ्वीराज चौहान वाइल ट्राइंग टू एस्केप वाज कॉट नियर सुरसाती, मॉडर्न सिरसा, हरियाणा में। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान को जब 1192 में हरा दिया तो ये भाग रहे थे वहाँ से बैटलफील्ड से, तो इनको पकड़ लिया गया। कहाँ? तो सुरसाती, मॉडर्न सिरसा, जो कि अभी हरियाणा में है वहाँ पे। तो सुरसाती जगह का नाम है, अभी के टाइम पे उसको सिरसा बोलते हैं। सुरसाती में पकड़ लिया गया। फॉर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान डिफरेंट ओपिनियंस वेर गिवन, बट अमॉन्ग दोज ओपिनियंस द ओपिनियन ऑफ हसन निजामी इज वाइडली एक्सेप्टेड, which says Prithviraj's son was appointed to governor Ajmer when Prithviraj tried to conspire for a revolt and was then awarded the death penalty. The battle was the most important battle in Indian history. Actually इसी बैटल के बाद ये हुआ है कि इंडिया में जो मुस्लिम रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, तो इसीलिए इस बैटल को सबसे इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है पूरे हिस्ट्री में। और पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बारे में अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग ओपिनियंस है। उसमें एक सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो हसन निज़ामी का एक्सेप्टेड है, जो कि उसमें ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे को अपॉइंट किया गया था अजमेर का गवर्नर, और पृथ्वीराज जो है उस वक्त एक रिवोल्ट के मतलब साजिश कर रहे थे वहीं पर, तो इसलिए उनको डेथ पेनाल्टी दे दिया गया। ठीक है, और ये जो अभी हम लोग पढ़े ऊपर दोनों बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यानी कि 1191 में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है पूरे इंडियन हिस्ट्री का। 1194, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि 1194 मोहम्मद गौरी जो है ये डिफीट करता है कन्नौज के किंग, कन्नौज गहदवाला किंग जयचंद्र या फिर जयचंद बोलते हैं इसको, डिफीट करता है बैटल ऑफ चंदवार में। ठीक है, 1194 में। तो ये तीन बैटल मोहम्मद गौरी का इंपॉर्टेंट है। एक तो 1191-92 वाला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और ये चंदवार का जो बैटल है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये जयचंद्र को हराता है और मोहम्मद गौरी जो कि कन्नौज के रूलर है। ठीक है, चंदवार इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी नियर द बैंक ऑफ यमुना. Coins issued by Gauri had image of goddess Lakshmi and Kalma was inscribed in Arabic on some other. ओके, तो जो कॉइन्स ये इशू कर रहा था मोहम्मद गौरी, उस पर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की भी इमेज थी, और साथ में कलमा है वो भी इंस्क्राइब था कुछ कुछ दूसरे कॉइन्स पे जो कि अरबिक में था। ठीक है, तो दोनों ही गॉडेस लक्ष्मी का भी इमेज था कुछ सिक्कों पे, और कुछ सिक्कों पे अरबिक में कलमा को भी इंस्क्राइब करके इसमें कॉइन्स रिलीज किया था। सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ मोहम्मद गौरी इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। अभी जब मोहम्मद गौरी का जो इतना सारा जीत गया इंडिया में, कन्नौज में उधर हरा दिया जयचंद्र को 1194 में बैटल ऑफ कन्नौज में, फिर उसके बाद ऊपर 1192 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। तो ये सब जब विक्ट्री हो गया इसके बाद इसने इक्ता सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था। बेसिकली इक्ता ये है ना कि जो पूरा का पूरा इंडिया का एरिया है इसको छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया गया, उसको ही इक्ता बोलते थे। ठीक है, इक्ता सिस्टम तब से ही हुआ। तो इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये बेसिकली नॉर्थ में ही अटैक कर रहा था, नॉर्थ में ही कैप्चर कर रहा था, तो नॉर्दर्न इंडिया में ही ऐसा हुआ। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक, आल्सो स्पेल्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबाक, 3 टाइप का नाम है। बेसिकली वही कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब अल दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, 3 नाम है। कुतुब अल दीन भी सेम ही आदमी का नाम है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन। ओके, इन 1192 एज इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज। तो 1192 में जब ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो फिर इंडिया में जो इसका जो भी जीता हुआ टेरिटरी है सबका इंचार्ज बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि इसका एक गुलाम है।
ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकंड मेडल ऑफ तराइन इन 1192। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1192 के सेकंड मेडल ऑफ तराइन में इसको काफ़ी हेल्प किया होगा, अच्छा रोल था इसका, तो इसके कारण ये इससे खुश होकर के अपॉइंटेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कुहराम एंड समाना। ही कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एज गोरीज रिप्रेजेंटेटिव टिल 1206। तो 1206 तक 1192 में तो ये मतलब इंचार्ज बना ही दिया इंडिया के टेरिटरी का, और साथ में इसके काम से खुश होकर के उसको कुहराम, जो कि उधर अफगानिस्तान साइड में ही होगा, और समाना, इन दोनों जगह का भी उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और साथ में ही ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसको भी कंट्रोल करता था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोरी 1206 तक। इन दिस पीरियड ऐबक एक्सपेंडेड द टर्किश पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो अभी ये सब अफगानिस्तान का है, तो वही टर्किश पावर को इंडिया में एक्सपैंड कर रहा था उस समय। गोरी और ऐबक नेवर थॉट ऑफ कनकरिंग बिहार एंड बंगाल। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो ध्यान रखेंगे बिहार बंगाल में कौन अटैक किया है कौन नहीं किया है। तो ये जो गोरी है, मोहम्मद गोरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लोग कभी बिहार बंगाल के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गोरी और ऐबक जो है कभी भी बिहार और बंगाल को कनकर करने के लिए नहीं सोचा। द टास्क वॉज अकम्प्लिस्ड बाई एन ऑर्डिनरी स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी नेम्ड इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये खुद से ये दोनों कभी नहीं आया इंडिया बिहार या बंगाल में लड़ाई करने या फिर जीतने, लेकिन ये काम कौन किया? तो टास्क वाज अकम्प्लिस्ड बाय एन ऑर्डिनरी स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का एक नॉर्मल सा कोई स्लेव है, नाम क्या है? तो बख्तियार खिलजी, तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ओके, तो ये जो लंबा चौड़ा नाम है ये बिहार बंगाल को आकर के इधर यही तबाही मचाया था। ठीक है, किसका स्लेव है ये? तो मोहम्मद गोरी का स्लेव है। मोहम्मद गोरी का स्लेव है, नाम है ऑर्डिनरी स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अभी ये 1193 से लेकर के 1206 तक का स्टोरी था। ही ऑक्युपाइड द कैपिटल ओदंतपुरी बाय कनकरिंग बिहार एंड डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये दोनों को डिस्ट्रॉय यही किया है। कौन? तो बख्तियार खिलजी। ये जो ओदंतपुरी कैपिटल है इसको ये कैप्चर कर लिया, और जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इस दोनों को भी बर्बाद करने वाला यही है, डिस्ट्रॉय किया। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इन्वेडेड बंगाल फ्रॉम 1198 to 1205 AD। एट दैट टाइम द रूलर वाज लक्ष्मण सेन। तो 1193 से लेकर के 1206 तक ये पूरा अपना आतंक मचाया है। बंगाल बिहार को इन्वेड किया, सॉरी बिहार को तो पहले ही वो कनकर करके वहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। फिर ये बंगाल को 1198 से लेकर के 1245 तक बंगाल में अपना किया आक्रमण वगैरह। उस समय बंगाल का रूलर कौन है? तो रूलर है लक्ष्मण सेन। बंगाल का रूलर कौन है? लक्ष्मण सेन। ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट एक्चुअली फाइटिंग द बैटल। एक्चुअली ये जो लक्ष्मण सेन है ना, ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ा, बिना किसी लड़ाई लड़े ये यहाँ से निकल गया। तो एक तरीके से भाग गया वहाँ से, देखा कि इतना भारी भरकम आदमी बिहार को तबाह करके जब आ रहा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दी, डिस्ट्रॉय कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, तो इससे डर के भाग गया हुआ। तो बंगाल में ये 1198 से लेकर 1245 के दौरान ये इन्वेड किया, लेकिन उस समय वहाँ का जो रूलर है लक्ष्मण सेन, ये यहाँ से बिना लड़े बड़े निकल गया। टर्किश आर्मी प्लंडर्ड द पीपल एंटरिंग द कैपिटल सिटी ऑफ नाडिया। अब ये जो टर्किश आर्मी है इसकी, बख्तियार खिलजी की, ये जैसे ही कैपिटल सिटी पहुंची, यानी कि नाडिया बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस समय कैपिटल था, उस वैसे ही वहाँ पहुंच के अपना तबाही मचाना शुरू कर दी। तो टर्किश आर्मी इसने काफ़ी प्लंडर किया है पूरे कैपिटल को। इन द एब्सेंस ऑफ द किंग द सिटी सरेंडर। अब किंग पहले ही निकल चुका है वहाँ से, सिटी क्या करेगा वहाँ का लोग तो सरेंडर कर ही देंगे। एस्केपिंग फ्रॉम देयर लक्ष्मण सेन टुक रिफ्यूजी इन ईस्ट बंगाल एंड रूल देयर फॉर सम टाइम। अभी तो वेस्ट बंगाल अपना इंडिया का पार्ट है ना, पहले तो ईस्ट बंगाल भी इंडिया का ही पार्ट था, जो कि अभी बांग्लादेश है। लक्ष्मण सेन वहाँ से भागा और ईस्ट बंगाल में जाकर के थोड़े दिन तक शरण लिया, और वहीं से वहीं रूल देयर फॉर सम टाइम, थोड़े दिन तक वहीं रूल किया। बख्तियार खिलजी डिड नॉट ट्राई टू कनकर कंप्लीट बंगाल। अभी बख्तियार खिलजी का अभी बस हो गया था, अभी ये बिहार जीत लिया पूरा, बंगाल भी आधा जीत लिया, तो इसको इतना ये नहीं था कि नहीं अभी हम पूरा का पूरा बंगाल ले लें, तो ये कभी कोशिश ही नहीं किया। ही डिड नॉट ट्राई टू कनकर कंप्लीट बंगाल। ही मेड लखनौती एज हिज कैपिटल। अभी ये इधर लखनौती को अपना कैपिटल बना लिया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हबीब, द विक्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बाई टर्क्स हैड गिवन बर्थ टू अर्बन रिवोल्यूशन एंड रूरल रिवोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। अभी ये जो भी टर्किश लोग जो इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में अटैक किए थे और फिर जीत गए थे, इसके कारण क्या हुआ? अर्बन रिवोल्यूशन और रूरल रिवोल्यूशन दोनों ही देखने को मिला, अर्बन रिवोल्यूशन और रूरल रिवोल्यूशन। तो किस चीज़ का रिजल्ट था? विक्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बाई टर्क्स। जो टर्किश लोग, ये जो बख्तियार खिलजी और ये जो ऊपर है, ये सब जीत रहा है, इसके कारण ये देखने को मिला।